अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ 9th बायो चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी को आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें और शेयर किया करें वीडियोस को। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ वो भी बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल। सो गाइस, आज स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले तो इसमें बताते चलें कि हमने कौन कौन से मेन टॉपिक्स को डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर कंसेप्ट्स हैं हम इसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे कि बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या है। देन हम क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की हिस्ट्री, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। देन हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग, स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड लास्ट वन इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में कौन कौन सी स्पीशीज़ जो हैं वो इंडेंजर्ड हैं उनको स्टडी करेंगे। तो बेसिकली गाइस, बायोडाइवर्सिटी को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि देखें जी, तकरीबन इस ज़मीन पर 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस ज़मीन पर तकरीबन 10 मिलियन जो जानदार हैं उनकी किस्में पाई जाती हैं, जिसमें से ओनली 1/3 को हमने स्टडी किया है या हमारी अंडर स्टडी हैं या अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। ठीक है, जिनको हमने रिकॉर्ड किया है, बायोलॉजिस्ट ने रिकॉर्ड किया है। ठीक है, तो डिफरेंट इस ज़मीन पर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिफरेंट वैरायटीज़ के साथ रहते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो किस तरह से बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। ठीक है, 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिजम्स के, जिनमें नंबर 1 प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से जानदार जो हैं वो एक दूसरे जानदारों से डिफरेंट हैं और किस तरह से किन बेसिस पे वो सेम है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे हम देख लेते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या होता है जी। बायोडाइवर्सिटी हमारे पास 2 लफ्ज़ों से निकला है, बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशीज़ या विद इन अ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी विद इन स्पीशीज़। अब बायोडाइवर्सिटी जो है ना, बेसिकली इसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंट इकोसिस्टम में प्रेजेंट है उनकी वैरायटी कितनी है। ठीक है, हम इस चीज़ को मेजर करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है ना, इसमें जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि 10 मिलियन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो है इस ज़मीन पे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से हमने सिर्फ 1/3 को हमने जो है डिस्कस किया है। इसी तरह ये जो डाइवर्सिटी है ना, हम अर्थ पे देखते हैं तो इसमें प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो जो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है ना, जिनको अब यहाँ पे हम ना साइंटिफिकली नेम देते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। प्लांट्स को हम फ्लोरा कहते हैं और एनिमल्स को फौना कहते हैं। ठीक है, और ये जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं ना, ये हमारे पास जो ज़मीन पे पाए जाते हैं, बेसिकली ये जिन भी रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं ना, वहाँ पे ये डिपेंड करते हैं उस रीजन के क्लाइमेट पे, उस रीजन के आल्टीट्यूड पे, उस रीजन की सॉइल कैसी है उस पे, और उस रीजन में दूसरी स्पीशीज़ कितनी प्रेजेंट हैं, किस तरह से प्रेजेंट हैं, उनकी प्रेजेंस पे, ठीक है, डिपेंड करती है। बायोडाइवर्सिटी बेसिकली इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवन ऑन अर्थ। ठीक है, इट इज़ रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स। ये ट्रॉपिक्स में भी बहुत ज़्यादा रिचेस्ट है। टेम्परेचर रीजन्स जो है ना, टेम्परेट रीजन जो हैं हमारे पास, डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो टेम्परेट रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट ट्रॉपिकल रीजन्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ हम उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर हम बायोडाइवर्सिटी को देखें ना, तो साइंसदानों, ये जो बायोलॉजिस्ट है ना, इनके मुताबिक ये कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी तकरीबन हमारे पास ये जो हमारे पास आज की जो बायोडाइवर्सिटी है ना अर्थ पे, तकरीबन 4 मिलियन ईयर्स अगो एवोल्यूशन जो है उसकी बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, लेकिन
अभी तक हमारे पास ना साइंस इस चीज़ को साबित नहीं कर सकी या उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि हमारे पास बिल्कुल जो है ना लिमिटेड एविडेंस हमारे पास कौन सी है। तो यही कहा जाता है कि 600 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो इस ज़मीन पे जो चीज़ें थी ना वो सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब कि इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट थे। ठीक है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। इसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि किस तरह से जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिराइव हुई है दो लफ्ज़ों से, बायो एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब हमने पढ़ा, यहाँ पे हमने ये बताया कि फ्लोरा और फना क्या चीज़ होते हैं। ठीक है, साइंटिफिकली हम इनको नेम देते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। प्लांट्स को हमने फ्लोरा कहा और एनिमल्स को फना कहा। ठीक है, और जिस भी रीजन में हमारे पास ये प्लांट्स और एनिमल प्रेजेंट होते हैं इसके हमने यहाँ पे फैक्टर्स भी बता, इसको ना हम फैक्टर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कि किस तरह से जो एनिमल्स और प्लांट्स जो है ना वो किस जिस रीजन में रहते हैं उसके किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। नंबर 1 क्लाइमेट, आल्टीट्यूड, सॉइल एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि जी साइंसदानों के मुताबिक जो बायोलॉजिस्ट हैं वो क्या सोचते हैं कि 4 बिलियन ईयर एगो जो एवोल्यूशन हुई थी बेसिकली वो इस वक्त अर्थ की एवोल्यूशन है, लेकिन जो प्योर हमारे पास एविडेंस है ना साइंसदान उस तक नहीं पहुंच सके। ठीक है, साइंस उस तक नहीं पहुंच सकी, तो हम कहते हैं कि जी 600 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो लाइफ थी ना हमारे पास इस अर्थ पे वो सिर्फ और सिर्फ इंसेक्ट्स और बैक्टीरिया मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करती थी, वही होते थे। अब जी हमने डिस्कस करना है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बायोडाइवर्सिटी जो है वो फूड प्रोवाइड करती है फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमंस के लिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट जो प्रपोर्शन है ना हमारे पास ड्रग्स का, मतलब मेडिसिन वगैरह, वो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है बायोलॉजिकल सोर्सेज से हासिल करते हैं, वो भी बायोडाइवर्सिटी के थ्रू। ठीक है, अगर आप देखें ना इंडस्ट्रियल मटेरियल, फॉर एग्जांपल हमारे पास बिल्डिंग मटेरियल हैं, फाइबर्स हैं, डाइज हैं, रेजिन्स हैं, गम्स और एडहेसिव रबर वगैरह, ये तमाम की तमाम जो है ना हम ऑयल इसमें आ जाते हैं, ये हम डायरेक्टली प्लांट्स से हासिल करते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, ये हमारे पास रेगुलेट करती है केमिस्ट्री को, और एटमॉस्फेयर में ये जो वाटर सप्लाई होता है ना इसको भी बायोडाइवर्सिटी हमारे पास क्या करती है, मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है। बायोडाइवर्सिटी डायरेक्टली हमारे पास इन्वॉल्व होती है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में और फर्टाइल सॉइल्स को प्रोवाइड करने में, मतलब फर्टाइल सॉइल्स प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल्स ज़रखेज़ ज़मीन प्रोवाइड करने में और न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकल करने में बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जी, तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स हमारे पास क्या होते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल्स पे हम सबसे पहले देखेंगे जी यहाँ पे भी वर्ड बायोडाइवर्सिटी का यूज़ हुआ है। ठीक है, जो कि दो लफ्ज़ों से मिलके बनी है, लाइफ एंड वैरायटी विद इन अ स्पीशीज़। ठीक है, लाइफ और वैरायटी मतलब कि लाइफ में हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी को पढ़ना है, विद इन द स्पीशी और अमंग द स्पीशीज़। वैराइटीज़ को जो पढ़ते हैं हम उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। क्लासिफिकेशन और एम्स और प्रिंसिपल्स में अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें ना तो सबसे पहले हम लार्ज कलेक्शन देखेंगे कि किस तरह से वो सिमिलर या डिसिमिलर हैं ऑर्गेनिजम्स के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 मिलियन जो हमारे पास स्पीशीज़ है ना वो जो अर्थ पे प्रेजेंट होती हैं, 2 मिलियन स्पीशीज़। अब इस 2 मिलियन में भी डिवीजन है हमारे पास जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब इन 2 मिलियन में हमने ये देखना है कि प्लांट्स कितने प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। टोटल हमारे पास 2 मिलियन स्पीशीज़ हैं। ठीक है, उनमें से 1.5 मिलियन एनिमल्स की स्पीशीज़ हैं और 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट्स की स्पीशीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितनी है, 2 मिलियन स्पीशीज़, जिसमें से जो कि डिवाइड हुए हैं एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ में। एनिमल्स जो हैं वो 1.5 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट है हमारे पास अर्थ पे, और 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट्स की, मतलब कि फ्लोरा और फना की जो है हमारे पास टोटल 2 मिलियन स्पीशीज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना अब सिर्फ ये 2 मिलियन स्पीशीज़ हैं जो कि हमारे पास अर्थ पे प्रेजेंट है। बाकी जो है ना वो हमारे पास रिकॉर्ड में आई नहीं है, मतलब उनको हमने स्टडी किया ही नहीं है।
और इसी तरह होता है कि जो बायोलॉजिकल हमारे पास सीक्वेंस होती है ना, उसमें हमेशा स्मॉल से हम लार्ज की तरफ जाते हैं, कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो रेंजेस है ना हमारे पास, कम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट होती है या प्रोड्यूस हम करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट से, मतलब बैक्टीरिया से हम जाते हैं लार्ज या फिर कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स की तरफ, जैसे कि ह्यूमन बींग्स। ठीक है, डिफरेंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा एनिमल्स हैं हमारे पास, कुछ जो है वो समंदर में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, और कुछ जो हैं हमारे पास तैरते हैं। ठीक है, तो इन जो हर ऑर्गेनिज्म है ना, हर ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्टाइल है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, उसका एक अपना वे ऑफ लाइफ है। वो किस तरह से खुराक हासिल करते हैं, किस तरह से अनफेवरेबल कंडीशन से, इन्वायरमेंटल कंडीशन से वो अवॉइड करते हैं, किस तरह से वो रहने के लिए जगह तलाश करते हैं, कहाँ पे वो रहते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। तो उनका जो वे ऑफ लाइफ है ना, मतलब उनका लाइफ स्टाइल है, वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे जी, अगर हमारे पास लार्ज कलेक्शन है तो बायोलॉजिस्ट ने किस तरह से ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया, उन्होंने किस तरह से स्टडी किया, उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स आई, मतलब कि आसानी से वो कर सके या उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो बेसिकली देखें, जहाँ पे भी हम बात कर लेते हैं ना ऑर्गेनिजम्स की, अगर तो हम मिक्सअप करके हर चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस करना पड़ती है हमें। क्यों? क्योंकि हर जानदार जो है उसका अपना वे ऑफ लाइफ है, उसकी अपनी एक ज़िंदगी है, हर काम उसका एक अपना अपने तरीके से वो करता है। लेकिन अगर हम डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में उनको डिवाइड करके उनकी स्टडी करते हैं ना, डिफरेंटली स्टडी करते हैं या सेपरेटली स्टडी करते हैं, तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है। बेसिकली जो एम ऑफ क्लासिफिकेशन है ना, हमारे पास एम जो है, एम भी हमारे पास डिपेंड करता है दो चीज़ों पे। एक होता है टेक्सोनोमी, ठीक है, एक को हम कहेंगे टेक्सोनोमी, और दूसरा है हमारे पास सिस्टमैटिक्स। ठीक है, अब टेक्सोनोमी में क्या होता है, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। जबकि एक ऐसी ब्रांच जहाँ पे हम क्लासिफिकेशन के साथ साथ उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो एम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपने दो चीज़ें याद रखनी है, एक टेक्सोनोमी एंड देन सेकंड वन इज सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनोमी में सिर्फ और सिर्फ हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, जबकि सिस्टमैटिक्स हमारे पास बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पे हम ना सिर्फ क्लासिफिकेशन करते हैं, बल्कि क्लासिफिकेशन के साथ साथ हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है, इन दो चीज़ों का मकसद क्या है, टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स, इन दो चीज़ों का मकसद ये है कि हम ये जांच सकते हैं, ये डिटरमाइन कर सकते हैं क्या सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दैट कैन बी स्टडीड इजीली, कि हम जो वो चीज़ें इनमें देख सकते हैं कि जो चीज़ इनमें ऑर्गेनिजम्स में सिमिलर हैं और जो डिफरेंसेस हैं। सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और दूसरी चीज़ है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ठीक है, अब हमने स्टडी करना है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या होता है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिकली ये हमारे पास बेस करती है कि ऑर्गेनिज्म जो है ना, उनका आपस में रिलेशन क्या है थ्रू सिमिलैरिटीज़ इन करेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि उनमें जो करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के टॉपिक को रखा है। ठीक है, कि एक जानदार दूसरे जानदार से कितना मैच करता है। अब अगर तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पे करेंगे और एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ की बेस पे हम इनको स्टडी करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर हम मिक्सअप स्टडी करेंगे ना, कि हमें नहीं पता चल रहा कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हम इकट्ठा उनको स्टडी कर रहे हैं, एवोल्यूशनरी स्टडी रिलेशन उनको कुछ नहीं हम देख रहे, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जी, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे जैसे कि स्पैरो और पिजन जो है ना, आप इनके स्ट्रक्चर को देखें ना, आप इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें और इनके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखें, तो ये काफ़ी सेम है। ठीक है, तो हम पिजन को स्पैरो से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें ना, स्पैरोज़ जो है ना, अगर हम उनको इंसेक्ट्स से रिलेट करें तो ये बहुत ही मतलब गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पैरोज़ जो हैं वो इंसेक्ट से कभी भी रिलेट नहीं करती। उनका और इनका एक्सटर्नल और इंटरनल जो सिस्टम है टोटली चेंज है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास दो कॉमन जो है ना फॉर्मर्स आते हैं, टू
कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसके नंबर 1 ये कि जिस तरह से हम देखें ना कि ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, ठीक है। और अगर आप मॉडर्न जेनेटिक को देखें ना तो मॉडर्न जेनेटिक्स जो है ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है टेक्सोनोमी के लिहाज से, ठीक है। ये सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को अगर हम देखें ना तो डीएनए के स्ट्रक्चर पे भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर तो डीएनए हम दो ऑर्गेनिजम्स का लेके मैच करते हैं ना तो यहाँ से हमें बहुत पता चल जाता है कि इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें ना एक मेल डोंकी का फीमेल हॉर्स से अगर हम ब्रीड करवा देते हैं, ठीक है, मतलब ब्रीडिंग करवाते हैं एक मेल डोंकी की फीमेल हॉर्स से, तो हमारे पास क्या होगा, एक म्यूल प्रोड्यूस होगा। म्यूल क्या होता है, अब देखें ना जो मेल डोंकी है वो भी फर्टाइल है, जो फीमेल हॉर्स है वो भी फर्टाइल है। मतलब कि फर्टाइल कहते हैं ऐसे जानदार जो कि अपनी जो आगे नस्ल को बढ़ाने की पावर रखते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमने इनका मैचअप भी ठीक नहीं करवाया, हमने मेल डोंकी का फीमेल डोंकी से करवाना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। मेल डोंकी का फीमेल हॉर्स से जब हमने ब्रीड करवाया तो हमारे पास जो नया पैदा होने वाला जो ऑर्गेनिज्म था दैट इज़ कॉल्ड म्यूल, और वो इनफर्टाइल था। मतलब कि वो एक ऐसा जानदार था जो कि इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखता कि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके, ठीक है। देन यहाँ पे हम देखते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की, ठीक है। टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड करते हैं ना, उसको कहते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। बेसिकली टेक्सा हमारे पास क्या है, टेक्सा हमारे पास एक लैडर है, सीढ़ी है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिजम्स को ना 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। जो सबसे लार्जेस्ट किंगडम है ना हमारे पास टैक्सन है, किंगडम इज़ द लार्जेस्ट टैक्सन, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ हर जानदार को, हर किंगडम को हमने डिफरेंट जो है ना फर्दर डिवीजन उसकी की है। यहाँ पे हम डिस्कस करते चलते हैं फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। यहाँ पे हम देखें जी, सबसे जो बड़ा हमारे पास टैक्सोन है ना वो है किंगडम। क्या होता है किंगडम, किंगडम के बाद आता है फाइलम। फाइलम क्या होता है, बेसिकली जो किंगडम होता है ना हमारे पास, इसमें ग्रुप ऑफ, या आप ये कह लें कि जो हमारे पास किंगडम है ना, ये जो है ना हमारे पास ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स है। फाइलम मिलते हैं तो हमारे पास किंगडम बनता है। तो फाइलम कैसे बनेगा, जब क्लासेस मिलेंगी तो आपस में हमारे पास क्या बनेगा, फाइलम, ठीक है। क्लास कैसे मिलेगी, बनेगी, अ क्लास इज एन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स मिलते हैं तो क्लास बनती है। इसी तरह जब फैमिलीज़ मिलती हैं तो ऑर्डर बनते हैं, जेनरा मिलते हैं तो फैमिलीज़ बनती हैं, स्पीशीज़ मिलते हैं तो जीनस बनता है, और जब हमारे पास स्पीशीज़ मिलती हैं तो जीनस बनता है। और स्पीशी जो है हमारे पास कंसिस्ट करती है सिमिलर ऑर्गेनिजम्स पे। मतलब कि सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो स्पीशी है, और सबसे जो लार्जेस्ट हमारे पास टैक्सा है वो हमारे पास किंगडम है। यहाँ पे हम डिस्कस करते चलते हैं ह्यूमन और पी से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, इसको हमने डिस्कस करना है। सबसे लार्जेस्ट टैक्सा हमारे पास किंगडम है, और सबसे और स्मॉलेस्ट टैक्सा क्या है, स्पीशी है, ठीक है। किंगडम एनिमल और प्लांट को हम एक एक को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एनिमल्स में हम ह्यूमंस को ले लेते हैं मेजर एनिमल्स में, ठीक है, और पी प्लांट हम प्लांट्स का ले लेते हैं। तो जो किंगडम एनिमल्स का है हमारे पास, मतलब कि ह्यूमंस का है, वो किंगडम एनिमिलिया है, क्योंकि ये एनिमल के ग्रुप से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और प्लांट्स जो हैं पी यहाँ पे हम लिया है तो वो प्लांटी किंगडम में आ जाएंगे। फाइलम देखें तो ह्यूमन का जो फाइलम है वो कोर्डेटा है, और पी प्लांट का जो हमारे पास फाइलम है वो है हमारे पास मैग्नोलियोफाइटा, ठीक है। क्लास देखें ह्यूमंस की तो मैमिलिया है, और अगर पी प्लांट की क्लास देखें तो वो हमारे पास मैग्नोलियोप्सिडा है, ठीक है। ऑर्डर अगर देखें ह्यूमंस का तो वो प्राइमेट्स हैं, और पी का ऑर्डर हमारे पास फबेसी, ठीक है। फैमिली जो है ह्यूमंस की वो होमोनिडी है, और जो पी की फैमिली है वो फिबेसी है। अगर ह्यूमन का जीनस देखें तो होमो है, और पी का देखें तो पाइसियम है, ठीक है। स्पीशी की बात करें तो वो होमोसैपियंस आ जाती है, और जो हमारे पास पी का है वो पाइसियम सैटिवम आ जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ 2 ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस की भी और प्लांट्स की भी हमने क्या किया, डिस्कस किया। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये टैक्सा है हमारे पास, ठीक है, जिसको टैक्सा को 7 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो इसकी सीक्वेंस किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज आ जाती है। ह्यूमंस में बात करें तो उसका किंगडम एनिमिलिया,
फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमिलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो और स्पीशी जो है हमारे पास होमो सैपियन। जबकि अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो उसका किंगडम हमारे पास प्लांटी है, फाइलम उसका मैग्नोलियोफाइटा और उसकी जो क्लास है मैग्नोलियोप्सिडा है, उसका जो ऑर्डर है फेबल्स है, फैमिली फिबैसी है, जीनस उसकी पाइसियम है और स्पीशीज़ उसका पाइसियम सैटिवम। ठीक है, तो ये था हमारे पास टैक्सोनोमिक हायरार्की। ये एक सीढ़ी की तरह से वर्क करता है। किस तरह से सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, स्पीशी से जीनस बनते हैं, जीनस से फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं स्पीशीज़। स्पीशीज़ क्या है? बेसिकली ये बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्योंकि क्लासिफिकेशन स्टार्ट ही स्पीशीज़ से होती है। इसको हम स्मॉलेस्ट यूनिट भी कह सकते हैं और बेसिक यूनिट भी हम कह सकते हैं। बेसिकली स्पीशीज़ हमारे पास होती क्या हैं? स्पीशीज़ हमारे पास उन जानदारों का ग्रुप होता है जो कि फ्रीली क्या करते हैं, इंटरब्रीड करते हैं अपने जैसे जानदारों से और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं जो कि आगे भी अपनी नस्ल को बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं, पावर रखते हैं। ठीक है, और मतलब कि स्पीशी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ स्पीशी इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रेड फ्रीली अमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, मतलब कि ऐसे अगले जानदार प्रोड्यूस करते हैं जो कि आगे भी अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने की हिम्मत रखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जी। फॉर एग्जांपल हम आर्टिफिशियली कंडीशंस को रखते हुए दो ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं नेचर के अंदर। ठीक है, जो कि क्लोजली रिलेटेड तो हैं लेकिन वो डिफरेंट हैं, क्लोजली रिलेटेड तो हैं लेकिन वो डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी कि यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल जी मेल डोंकी का ब्रीड करवाते हैं हम फीमेल हॉर्स से। ठीक है, जो अब यहाँ पे देखें ना तो मेल डोंकी भी हमारे पास फर्टाइल है और फीमेल हॉर्स भी फर्टाइल है, लेकिन जब हम इनका आपस में ब्रीड करवा देंगे, अब देखें ये देखने को एक जैसे जानदार हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड हैं, लेकिन ये रिलेटेड हैं नहीं एक दूसरे से। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में ब्रीड करवाने से हमारे पास इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा, जिसको हमने म्यूल का नाम दिया है। ठीक है, उर्दू में जिसको हम खच्चर कहते हैं ना, ये वो चीज़ है म्यूल। ठीक है, अब ये जो म्यूल है ना, ये कैपेबिलिटी नहीं रखता कि ये आगे अपनी नस्ल को बढ़ा सके, इसलिए हमने इसको इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग का है। ठीक है, तो गाइज़ ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।